हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रिवीजन सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। जल्दी से फिनिश होगा, बहुत लंबा नहीं है और कंप्लीट डिटेल है। एंड तक देखिएगा, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी आने वाला है यहीं से आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ इसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक? तो टाइम नहीं खराब करेंगे, शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है यार? दो बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट कैन बी एनी टू बॉडीज। जरूरी नहीं है अर्थ हो। अगर अर्थ और कोई बॉडी आप लेके चलते हो तो उसको आप बोलते हो ग्रेविटी। करेक्ट? क्या बोलते हो? ग्रेविटी। और अगर कोई भी दो बॉडी है यार, एक ये पेन है, एक इधर पेन है, अगर दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है? तो अब अनदर कोई बॉडी, अब देखिए रिवीजन वीडियो है तो कॉन्सेप्ट वाइज तो मैं बार बार बोलता हूं आपको पूरे कंप्लीट वीडियो देखने होंगे, है ना? बट अगर रिवीजन है तो फिर रिवीजन में उस हिसाब से काम करते हैं। तो यार दो कोई बॉडीज हैं, लेट m1 m2 मासेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी बच्चा? r है ना? तो उनके बीच जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। एंड बच्चा दिस F इज अ म्यूचुअल फोर्स, राइट? दिस F इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स मतलब जितना बॉडी m1 m2 पे लगा रहा है उतना ही m2 किस पे लगा रहा होगा? m1 पे लगा रहा होगा। ठीक है? यानी दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक? कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। वैल्यू क्या होती बच्चा? 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11। 11 नहीं याद रहता है तो ग्रेविटेशन के अल्फाबेट्स देख लो। जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जितने अल्फाबेट्स उतनी पावर 10 रेज टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चा डायमेंशन याद रखना, इसका डायमेंशन काम आता है ना? स्केलर क्वांटिटी है। और जो इसकी वैल्यू दी थी सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था टॉर्जन बैलेंस, है ना? उस टॉर्जन बैलेंस के बिहाफ पे इन्होंने इसकी रीडिंग, इसकी वैल्यू दी थी। ठीक है? इतना नोट हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सीन है हमारे पास? अर्थ के लिए अगर हम बात करें, अभी तक हम दो बॉडीज की बात कर रहे थे, राइट? अगर अर्थ के लिए बात करेंगे तो मान लो अर्थ है यार, मास कैपिटल M है, रेडियस R है, इसके ऊपर कोई स्मॉल m की रखे हो वैल्यू, तो m1 की जगह एक ये मास ले लो, m2 की जगह ये ले लो, आपका फॉर्मूला रेडी। ये वैल्यूज बच्चा याद रखना इंपॉर्टेंट है। दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6400 किलोमीटर, और जो मास है 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 24 kg 5.98 होता है। आप अप्रोक्सीमेटली 6 याद कर सकते हो, कैलकुलेशन स्पीड अप हो जाएगी। ऑप्शन इतने क्लोज नहीं होते हैं, है ना? वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे बच्चा? जी m1 m2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। मतलब क्या है बच्चा कि मान लीजिए कुछ ऐसे आ गया, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है ना बच्चा? अब पूछ ले इस पे नेट फोर्स क्या होगा? इस पे नेट फोर्स तो बच्चा एक फोर्स इसकी वजह से, एक फोर्स इसकी वजह से, और एक फोर्स इसकी वजह से। ठीक? तो अब तीनों का वेक्टर सम लोगे। तीनों का क्या लोगे? वेक्टर सम लोगे। इस चीज को ध्यान रखना, एल्जेब्रिक सम नहीं होगा। क्या होगा? वेक्टर सम। मतलब इन दोनों का यार ले लो। अगर F1 F3 का लोगे तो F13 की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर आएगी क्या? उसको F2 के साथ ऐड कर देना। तो वेक्टर के फॉर्मूले जो आप R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा पढ़े हो, उससे ये सॉल्व करना बच्चा, क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? फोर्स क्या बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ग्रेविटेशन ना फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो हर एक स्लाइड को प्रॉपर नोट करना, क्वेश्चंस लगाना आराम से लगेंगे, बहुत डीप डाइव करना नहीं है इसमें। ठीक? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी F की जगह रखा है mg, m से m कैंसिल, g इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। इसकी सबकी वैल्यू स्टैंडर्ड है। पुट करोगे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चा जो स्मॉल g है वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ,
शेप ऑफ अर्थ एंड रोटेशन। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ हाइट पे बात करें, जिसको इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड भी आप बोलते हो, तो यार अर्थ है, रेडियस आर है। ध्यान से बात को सुनना बच्चा, सरफेस से एच हाइट पे कोई पॉइंट पी है और यहां पे आपको जी की वैल्यू चाहिए। तो एक्सप्रेशन जो आपकी किताबों में देखने को मिलता है, जी डैश इक्वल टू जी 1-2h/r, बट डिस्क्लेमर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि ये तभी वैलिड है जब h की वैल्यू 5% ऑफ r हो, मतलब h की वैल्यू 320 किलोमीटर या उससे कम गिवन हो, तो ही ये फॉर्मूला वैलिड है, वरना आंसर गलत होगा। इस चीज को ढंग से समझिएगा, यहां पे गेम हो जाएगा बच्चा, जहां आप प्लस के लिए जा रहे होगे माइनस लेके चले आओगे, कोई मतलब नहीं है ना, मेहनत भी करो मिले भी ना, हिस्से से अलग चला जाए, है ना। तो अब अगर ये कंडीशन वैलिड है तो ही ये फॉर्मूला, अगर ये वैलिड नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, फिर कोई भी हाइट हो, 2 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, कुछ भी हो, तब ये वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 320 किलोमीटर या 5% के अंदर वैल्यू देता है तो ये लगाओगे, वरना क्या फॉर्मूला लगाओगे, जी डैश इक्वल टू जी 1/1 + h/r ऑफ द होल स्क्वायर, क्योंकि इसी से ये आया है, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हो, है ना। तो यहां भी कंडीशन मजबूरी हो जाती है हमारी। ठीक है, यहां वही इफेक्ट ऑफ हाइट पे ही है, जी डिक्रीजेस बाय 1% आफ्टर मूविंग एवरी 32 किलोमीटर। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपका कई बार बेनिफिट हो जाता है कि लाइक बोलता है कि यार 10% कितने हाइट पे 10% कम हुई होगी, तो 1% 32 किलोमीटर, 10% 320, तुरंत आंसर आता है, वहां टाइम बच जाता है, इसलिए ये दिया है। इफेक्ट ऑफ डेप्थ, डी बच्चा सरफेस से है, जो भी हाइट वाइट ले रहे हो सरफेस से ले रहे हो, इस बात को खास ख्याल रखिएगा। यहां पे एच लिए तो सरफेस से, डी भी लिए हैं सरफेस से, लिमिटेशन फ्री फॉर्मूला है, जी डैश इक्वल टू जी 1-d/r, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी डेप्थ हो आप फॉर्मूला आराम से लगा सकते हो, डी सरफेस से डेप्थ होगी, याद रखना। अब बच्चा अगर यहां पे है बॉडी, ठीक है, तब तो जी क्या हो जाएगा भाई, डी की वैल्यू आर के बराबर हो गई, r - r 1, 1 - 1 0, जी डैश की वैल्यू यहां पे क्या हो जाती है, 0। ठीक, लेकिन जैसे जैसे सरफेस की तरफ बढ़ रहे होगे वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ रही होगी, और सरफेस पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, मैक्सिमम हो जाएगी ना, सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम। फिर इसके बाद हाइट पे, हाइट पे तो वैसे भी स्क्वायर लगा हुआ है नीचे, है ना, 1 + h/r ऑफ द होल स्क्वायर, मतलब फिर से घटना शुरू हो जाएगी। तो 0 होगी सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर से जैसे जैसे सरफेस पे बढ़ोगे जी की वैल्यू बढ़ रही होगी, और जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाओगे जी की वैल्यू फिर से क्या होगी, घटेगी। तो मैक्सिमम कहां होगी, मैक्सिमम कहां होगी, सरफेस पे होगी, याद रखना बच्चा। ठीक, इसकी शॉर्ट ट्रिक, जी डिक्रीजेस बाय 1% आफ्टर मूविंग एवरी 64 किलोमीटर। वहां पे 2h/r था ना, यहां पे d/r है, तो वो 2 का फैक्टर आ गया, यहां पे 32 था, यहां पे 64 है। ठीक, इतना इनफ कंटेंट दे दिया कि इसके बाहर तुम्हें कोई नीड नहीं होने वाली। ठीक, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, मान लो अब भाई पॉइंट पी यहां पे है, अब जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमेगा, मूव करेगा, तो पॉइंट पी को यहां रखोगे तो वो भी तो सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी वजह से जो इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फर्क आएगा, उसका फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू जी -r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा क्या बच्चा, इस पॉइंट का सेंटर से बनने वाला एंगल, पॉइंट का सेंटर से बनने वाला एंगल, आर रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, इसी से यहां पे डेटा दिया है कि अगर पॉइंट पी इक्वेटर पे होगा, इक्वेटर मतलब यहां पे आ गया, एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 1, फॉर्मूला बचेगा जी डैश इक्वल टू जी -r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पोल पे बच्चा, अब पोल यहां 90 डिग्री का एंगल, कॉस 90 0, ये पूरा 0, जी डैश इक्वल टू जी, मतलब यहां से क्या निकलता है उस चीज को समझो कि अगर बॉडी पोल पे रखी गई है तो अर्थ के रोटेशन की वजह से उसकी सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ रोटेट करे ना करे
कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, इसका जी कभी नहीं बदलेगा क्योंकि इसके जी पे कांस्टेंट है, जी के बराबर है, आर या ओमेगा स्क्वायर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इसके बिहाफ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे। सम पीटीआर, पीटीआर इन द सेंस पॉइंट टू रिमेंबर, है ना, याद रखने हैं। क्या है, स्टैंडर्ड है, आप चाहो तो याद रखोगे। इफ ओमेगा, अगर ओमेगा की वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड यूज करेंगे तो अपैरेंट वेट बॉडी का 0 हो जाएगा। मतलब अगर एंगुलर स्पीड अर्थ की इतनी हो जाए तो जी डैश की वैल्यू 0 यानी अपैरेंट वेट ऑफ द बॉडी 0। अगला, इफ अर्थ मूव 17 टाइम्स ऑफ इट्स प्रेजेंट एंगुलर स्पीड देन बॉडी इज लाइंग ऑन इक्वेटर फ्लाइज ऑफ। फ्लाइज ऑफ का मतलब है बाहर निकल जाएगी, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी। अभी आगे आपको पता है, वैसे भी आगे डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या है, तो फ्लाइज ऑफ हो जाएगी। अनदर, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, मतलब ओमेगा 0 हो जाए, देन apparent weight of body increases everywhere except pole। वही बात तो बोल रहा था भाई, ओमेगा 0 हो ज्यादा हो कम हो पोल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बाकी जगह असर पड़ेगा। ठीक, नोट हो गया होगा। आइए, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। अब बच्चा जी का एक्सप्रेशन क्या है, जी m/r², मतलब हम ये बोल सकते हैं जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², है ना। अब अच्छा, रेडियस ऑफ इक्वेटर रेडियस ऑफ पोल से ज्यादा है, मतलब जी एट इक्वेटर कम होगा जी एट पोल। बस इतनी सी बात, सिंपल सरल शब्दों में, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है, इतनी सी बात थी, दिमाग में भर के चलिएगा। यहां कुछ अनदर पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, आ सकते हैं अगर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है भाई, यहां बीच में सन है, कोई प्लैनेट है मूव कर रहा है, ठीक। तो अगर पूछता है आपसे भाई देखो R1 क्या है, सन की सबसे ज्यादा डिस्टेंस प्लैनेट से कितनी होगी R1, सन की सबसे कम डिस्टेंस प्लैनेट से कितनी होती है R2। तो R1 क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, R2 क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। थोड़ी सी मैथ्स डाला है। ये 2a क्या है बच्चा, मेजर एक्सिस, 2b को क्या बोलते हो, माइनर एक्सिस, है ना। तो इनकी वैल्यू पूछता है। अब अगर a पूछता है R1 प्लस R2/2, एक ये 2 3 4, ये 4 एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं फॉर अ सेफ साइड। सेमी मेजर एक्स, a को क्या बोलोगे, a को आप क्या बोलोगे भाई, 2a मेजर है ना, तो a क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस, राइट। इसी तरह से b को आप क्या बोलोगे बच्चा, सेमी माइनर एक्सिस बोलोगे। क्या बोलोगे आप b को, सेमी माइनर एक्सिस बोलोगे। तो a का एक्सप्रेशन याद रखना, R1 प्लस R2/2, b का √R1/R2, e का दैट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। L, जिसको लैटिस रेक्टम बोलते हैं, है ना। अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो तो आप जानते हो, नीट एस्पिरेंट्स हो तो आपको नहीं पता है और ना ही पता करने की नीड है। ये तब लगाना जब आपसे पूछे ये एल की वैल्यू है। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोलता है प्लैनेट ठीक सन के परपेंडिकुलर है, प्लैनेट, बात को गौर से सुनिए, प्लैनेट ठीक सन के परपेंडिकुलर है, तो सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तुम लिख के आओगे b²/a। अगर ऑप्शन है, नहीं है, 2R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2 एज इट इज याद करिए। अगर आप जेईई एस्पिरेंट्स हो तो आप लैटिस रेक्टम समझते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझते हो, इसेंट्रिसिटी समझते हो। बट अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आप याद रखिएगा, कब पूछेगा, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन पूछेगा, 2R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसमें कुछ लापरवाही मत कीजिएगा। तो चलिए एक चीज और नोट में जल्दी से नोट कीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना, तो वहां पे गलती ना हो। जो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ का बाई 6 होता है यार। जैसे घटिया घटिया क्वेश्चन पूछता है कि यार अगर किसी बॉडी का वेट अर्थ पे इतना है तो मून पे कितना होगा, भाई मास निकाल के ये g/6 से मल्टीप्लाई मार दो, वेट आ जाएगा। कोई बंदा है अर्थ पे इतना उछलता है तो मून पे कितना उछलेगा। इन सब क्वेश्चंस पे ये काम आता है, ठीक।
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू एफ बाई एम होता है, जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है, फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टर फॉर्म में मतलब यहां पे भी जो इक्वल टू करोगे बच्चा E1 प्लस E2 वेक्टर फॉर्म में भाई R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एल्जेब्रिक सम मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी सेम चीजें यूज करते हैं, यहां पे भी वही चीजें हैं। अगर आउटसाइड है तो जीएम बाई आर स्क्वायर बाई एफ बाई एम से ही आया है ना, एम से एम कैंसिल हो गया, जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये सरफेस पे बोलेगा तो बच्चा कैपिटल आर ले लोगे यहां पे, और अगर इनसाइड बोलेगा तो इनसाइड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब है हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल शेल का मतलब है हॉलो स्फीयर में इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती। ठीक, मतलब इनसाइड नहीं होगी, और आउटसाइड में देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पैराबोलिक कर्व आपको गिवन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए। और स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको सॉलिड स्फीयर बोल लो, स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको क्या बोल लोगे, सॉलिड स्फीयर बोल लोगे। आउटसाइड पे वही ये स्मॉल आर डिस्टेंस थी ना, वहां भी जीएम बाई आर स्क्वायर, सरफेस पे भी वही जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बट अगर इनसाइड बोलेगा, और मान लीजिए इनसाइड यहां इस पॉइंट पे बोल रहा है लेट क्यू, और उसकी सेंटर से डिस्टेंस x है, तो एक्सप्रेशन याद रखिएगा इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन कैपिटल आर क्यूब। मतलब इनसाइड में ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ेगी, e बढ़ेगा, सरफेस पे पहुंचा जहां पे मैक्सिमम हो चुका है, उसके बाद वही वाला हाल हुआ जो हॉलो में था। ठीक है, ग्राफ भी पूछता है तो वो भी दिमाग में आपको रख के चलना है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी बॉडी को, सुन लीजिएगा, किसी भी बॉडी को इनफाइनाइट से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। जो 1.5x या 2x पे अगर आप देख रहे हो तो तब तो नहीं लिख पाओगे, थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो, एक लाइन सुन लो, पॉज कर लो, लिख लो। द वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब वो सर्टेन पॉइंट की मान देखो, जो भी डिस्टेंसेस लेते हो ना, जो भी, अभी इतना आधा चैप्टर लगभग करवा चुका हूं, जो भी डिस्टेंस जैसे भी लोगे सब सेंटर ऑफ अर्थ से लेते हो, सब सेंटर ऑफ अर्थ से लेते हो। तो यहां जो स्मॉल आर माना वो भी मैंने कहां से माना, सेंटर ऑफ अर्थ से। हो सकता है कुछ किताबों में आपको ये मिले कि भाई ये आर है ये एच है, तो वो आर प्लस एच ले ले, भाई बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए आपके जहन में, आर प्लस एच ही स्मॉल आर है। एक्सप्रेशन क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी आया है, माइनस लगेगा, जी एम एम बाई आर या बाई आर प्लस एच, जो आप लिखना चाहो। अब यार यहां पे अगर 2 पॉइंट सिस्टम है, मान लो अर्थ नहीं है, कोई दो बॉडी है, m1 m2, डिस्टेंस r है, तो भाई m की जगह पे m1 m2 डाल लो। 3 पॉइंट है तो दो दो के जोड़े बनाओ, कितने बनेंगे, एक ये और एक ये, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस जी m1 m2, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस r12 है, माइनस ये जी m2 m3 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस ये माइनस जी m3 m1 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस ये। 4 हो तो 6 पेयर बनेंगे, है ना। 4 में कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। देखो कैसे, 4 से ज्यादा आता नहीं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल, 6 पेयर। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, कंप्लीट डिटेल है, फिर इधर उधर भटकना ना पड़े, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं। ठीक, ये पूछता है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि याद रहे ये भी।
तो थोड़ा सा आराम से बात करना। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो भाई चेंज इन क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। अब मान लो किसी सर्टेन हाइट से जी, मान लो ये अर्थ है यहां, ठीक है, ये एच, ठीक, यहां था पहले, तो इनिशियल कितनी, माइनस जी एम एम अपॉन आर। एच हाइट तक भेजना है तो फाइनल कितनी, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। इसको सॉल्व करते हो तो ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी मैंने आपको दिया है, याद रखिएगा, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। जो आप वर्क एनर्जी, पावर में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आते हो ना, एम जी एच वो यहीं से आया है भाई। एच को बहुत छोटा लेके निगलेक्ट कर देते हो तो एम जी एच बनता है। तो फिलहाल वो चैप्टर हो गया, यहां पे आते हैं। वर्क डन इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, भर लेना दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहां एक चीज और, ये वेलोसिटी के एक्सप्रेशन है v इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। 3 टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो यही एक फॉर्मूला से हो जाएंगे। पहला, अगर आपसे पूछता है वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल टू अ हाइट h, मतलब अर्थ के सरफेस से h हाइट तक भेजा है तो वेलोसिटी कितनी चाहिए लगेगा। h हाइट से अर्थ के सरफेस तक आया है, h हाइट से अर्थ के सरफेस तक आया है तो वेलोसिटी कितनी, ये तुमसे पूछेगा इतनी वेलोसिटी दे दें तो कितनी हाइट तक जाएगा, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। अगर हाइट पूछता है तो भी यही फॉर्मूला, वेलोसिटी पूछता है तो भी यही फॉर्मूला, इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इजी चैप्टर है यार, ये स्कोरिंग है, ये छूटना ही नहीं चाहिए आपका किसी भी हाल में, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो एम से एम कैंसिल, बचता है माइनस जी एम बाई आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास या अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। माइनस जी एम बाई आर या इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड तो है ही है, ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। ये टर्म माइनस डीवी बाई डी आर क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। स्फेरिकल शेल पे बात करें सेम है, कुछ नहीं है यार। पॉइंट ये पी बाहर, वही माइनस जी एम बाई स्मॉल आर डिस्टेंस है ना, तो ये लोगे, सरफेस पे कैपिटल आर है वो लोगे। अच्छा, यहां पे इनसाइड पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होता है, इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब इस सेंटर से सरफेस तक जब भी जाओगे ना तो माइनस जी एम बाई आर ही रहेगा, इसके बाद इस पर डिपेंड करेगा। तो जीरो से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट, इसके बाद घटेगा, याद रखना। ई जीरो होगा इनसाइड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, ठीक है, ठीक। और यहां फॉर सॉलिड स्फीयर सेम, आर पे डिपेंड कर रहा है, आर ही रहेगा। सरफेस पे आर, कैपिटल आर पे डिपेंड करता है, कैपिटल आर ही रहेगा। बच्चा यहां पे ये समझ लो, अगर ये याद है तो यहां पे अच्छे क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे। मान लो कि पॉइंट कोई क्यू है इनसाइड, जिसकी डिस्टेंस x है, तो इनसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना बच्चा, v इन माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वो पॉइंट q, ठीक। अब अगर तुमसे पूछेगा सेंटर पे कितनी है ना, तो बच्चा q को सेंटर पे डाल दो, x जीरो, x को जीरो डालो, एक आर से एक, ये दो आर से एक आर कैंसिल, माइनस 3/2 जी एम बाई आर बचेगा। और ये जी एम बाई आर क्या है, ध्यान दो, ये वीएस है, यानी पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू 3/2 ऑफ द, मतलब अगर सॉलिड स्फीयर है तो सेंटर पे बच्चा पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर सरफेस पे इतना, और इसके बाद ग्रेजुअली घटता चला जाता है, लेकिन स्लोप बदल जाता है। इनसाइड में स्लोप अलग है और आउटसाइड में स्लोप अलग है। कंप्लीट डिटेल है, कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो आपको भी नहीं छोड़ना है, कंप्लीट नोट कीजिएगा, प्रॉपर एक एक चीज है, कोई न्यूमेरिकल नहीं फंसने वाला।
escape velocity, velocity required by body to escape from Earth's gravitational field, to escape from Earth's gravitational field। यह जितनी समझो, जितनी एनर्जी से आया है उतनी ही एनर्जी से निकल जाएगा। किस एनर्जी से आया था? GM/m/r से आया था पोटेंशियल एनर्जी, उतनी ही दे दें, यानी हाफ mv² दे दें। सॉल्व किया, VE एस्केप वेलोसिटी √2 GM/r। अगर नियर द सरफेस है तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल दिया, स्मॉल g के टर्म में ये चाहिए भैया। ठीक, g की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, सॉल्व करोगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पे एक्सप्रेशन देखो, ये भी मास ऑफ अर्थ है ना, रेडियस है, यानी जो ये एस्केप वेलोसिटी है, ध्यान से देखना, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। जिस बॉडी को फेंक रहे हो ना, जो बॉडी एस्केप कर रही है ना, उसके मास पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगा। ये बात ओके? केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन फॉर अ सेफ साइड देख लो, एज सच पूछता नहीं है। 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करेगा, एकदम सिंपल। लॉ ऑफ एरिया कहता है कि प्लैनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लो कोई प्लैनेट है, यहां से यहां पहुंचा, 5 मिनट लिया, तो ये जो एरिया कवर किया होगा सेम ड्यूरेशन पे ये एरिया भी उसके बराबर होगा। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि जो एरियल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। एरियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी बच्चा? कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी का मतलब एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ कवर्ड पर यूनिट टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। एरियल वेलोसिटी क्या? एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। कांस्टेंट होगी, कितनी होगी? dA/dt इक्वल टू L/2m। मतलब L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। क्या है बच्चा? ठीक। लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहता है T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। जो ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक, अब जैसे मान लो तुमको दे दिया जुपिटर की जो ऑर्बिटिंग रेडियस है अर्थ के कंपेयर में 100 टाइम है, तो बताओ जुपिटर का टाइम पीरियड क्या होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इजी वन, तो कुछ ऐसा सच है नहीं उसमें। ठीक, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वीडियो खत्म होने वाला है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। सैटेलाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होगा, सैटेलाइट है। 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड में आपको 2 पढ़ने हैं, जियो स्टेशनरी और पोलर। फालतू की बातें हैं, काम पे आते हैं। कि मान लीजिए अर्थ है, उसका मास m है, ठीक है, रेडियस r है, इससे x हाइट पे कोई सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट टर्म ऑर्बिटल वेलोसिटी, VO से रिप्रेजेंट किया है। वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू मूव इन दिस ऑर्बिट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बच्चा इनके भी 2 फोर्स लग रहा होगा, एक तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल लग ही रहा है, ग्रेविटेशनल भी है, दोनों बराबर होंगे तभी वो मूव कर सकता है, तभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर पाएगा। mv² अपॉन r, r की वैल्यू क्या? r+x, ये रेडियस है ना सर्कुलर पाथ की। g का फॉर्मूला डाला, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई √gm अपॉन r+x। अब अगर यही सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हो, अगर आप x को नेग्लेक्ट करना चाहो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? gm/r। gmr स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है ना, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। अच्छा, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। कई बार आपके में क्वेश्चन आया, आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन है, एस्केप पूछा है, एस्केप गिवन है, ऑर्बिटल पूछा है। तो v =
√2 इंटू VO ओ ओ। ठीक, टाइम पीरियड कुछ नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया है, 2 पाई r प्लस एक्स सर्कमफेरेंस होगा ना, अपॉन स्पीड VO की वैल्यू डाला, t इक्वल टू 2 पाई √r प्लस एक्स ऑफ द होल क्यूब डिवाइड बाई GM। अब वैसे आपके में एक टॉपिक आप पूछ लेता हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या होगा, तो मैं ये फॉर्मूला रिकमेंड नहीं करता इन सब पावर की वजह से, कैलकुलेशन कराएगा, इसी फॉर्मूले से ये निकाला है मैंने। तो डायरेक्ट आप ये याद रखो, इसी में वैल्यू डालो, हाइट ऑफ सैटेलाइट मिलेगा। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट भाई दो एनर्जी रखेगा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक mv², v की वैल्यू है यानी VO की वैल्यू है, पुट किया, काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली 1/2 Gmm/r। पोटेंशियल पता है अपने को G-Gmm/r है ना, सॉल्व किया, टोटल पोटेंशियल टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज -12 Gmm/r। यही पॉजिटिव ले लेते हो तो वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है, मतलब जो बाउंड करके रखे उसे निकलने ना दे, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी Gmm/r। ग्राफ देखो इन तीनों का, K पॉजिटिव है, ठीक, U और E नेगेटिव है ना, ये ग्राफ है, तो अगर पहचानने को आता है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट और यहां पे देख लो, फिर हम जियो स्टेशनरी और पोलर को करके चैप्टर क्लोज करेंगे। अब बच्चा यहां पे अगर मान लो VS क्या है, VS है स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक। अब मान लो कि ये जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट है VO से कम है, तो मूव नहीं कर पाएगा लेकिन कोशिश तो करेगा, तो धीरे 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 इसमें आएगा, गिर जाएगा, मतलब पैराबोलिक पाथ बनाते हुए गिरेगा। VS इक्वल टू VO है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मूव सर्कुलर पाथ पे, परफेक्ट कंडीशन है, आइडियल है। अच्छा VO से ज्यादा है बट स्केप से कम है, तो स्केप कर नहीं सकता, ये अपने पाथ को क्या करेगा, बढ़ा लेगा और इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करना शुरू करेगा, ठीक, ध्यान रखना। और अगर स्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गई फिर तो कुछ है ही नहीं, स्केप निकल जाएगा, ठीक, कोई टंटा ही नहीं है फिर तो। अब थोड़ी सी थ्योरी है, आपको नोट करना है और रट्टा मार लेना है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, रेस्ट पे, ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है, रेस्ट पे होता है, जियो स्टेशनरी कहलाता है। कितनी हाइट पे होता है, 35,930 किलोमीटर, यानी लगभग 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, इसका भी वेस्ट टू ईस्ट होगा, तभी रेस्ट पे पॉसिबल है ना। ऑल्सो नोन एज टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं, इसलिए टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, पार्किंग कहते हैं, सिंक्रोनस कहते हैं। इसकी ऑर्बिट को भी पार्किंग ऑर्बिट या सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। सिंपल से पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं, कितनी हाइट, इतनी हाइट, ठीक। अच्छा ये सबसे दूर है। अब पोलर सैटेलाइट ना सबसे पास होता है, पोलर सैटेलाइट को हम बोलते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, लगभग 200-225 किलोमीटर पे होता है। वो जो जियो स्टेशनरी होता है अलोंग द इक्वेटर मूव करते हैं, पोलर सैटेलाइट अलोंग द पोल मूव करते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन में एज ए स्पाई कैम वगैरह हम यूज कर रहे होते हैं। बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए, बस पूछता है नहीं, इतना ईजी नहीं आएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज और थी, लास्ट में मेरा दिमाग गया यहाँ पे कि यार ये पूछा भी गया है पहले जेई में, है ना, फिर से पूछा जा सकता है कि अगर जो फोर्स है वो डिस्टेंस, लाइक जो आर लेके शुरू में चले थे ना, या वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, अगर वहां पर पावर 2 था, अगर पावर n हो जाए तो टाइम पीरियड और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन याद रखिएगा। आपको डायरेक्ट टिक करना, अगर आप नहीं करते हो तो फिर कंपेयर कर लेना, mv²/r इक्वल टू Gm1m2/r⁴n, फिर इस फॉर्मूले से कर लेना, यहीं से निकाल के मैंने ये आपको दिया है, डायरेक्ट याद कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगले वीडियो में हम इलास्टिसिटी के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज डू कमेंट, बाय बाय।